हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुग्धा सेठ और आज हम आपका एफटी टेस्ट 5 डिस्कस करेंगे जूलॉजी का। ओके, तो जो मेरे पास कोड है वो है कोड ए। ऑलराइट, फेज 3 कट एफटी 5 है ये, फोर्टनाइट टेस्ट 5। ऑलराइट, तो जो हमारा सिलेबस है आज का वो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। राइट, एज यू कैन सी दिस इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जूलॉजी का डिस्कशन पेपर का। ऑलराइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें जूलॉजी का मिल रहा है कोड ए में वो है रेस्पिरेशन के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 69 एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, रेस्पिरेशन इज हेल्पफुल इन ऑल एक्सेप्ट। रेस्पिरेशन किस किस चीज में हेल्पफुल है सिवाय, राइट। तो पहला है रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। नाउ ये जो पहला ऑप्शन है ये कुछ बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसी को टिक करके आए हैं जो कि गलत होगा। जब भी आप क्वेश्चन करें तो हमेशा चारों ऑप्शंस को पढ़ें, उसके बाद ही फाइनल आंसर दें। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। CO2 आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है। जब आपके सेल में रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में आपका ग्लूकोज कंबस्ट होता है और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में वो है CO2 प्लस वाटर। जब आप एक्सक्रीशन का चैप्टर देखेंगे एनसीईआरटी में तो वहां CO2 को मेटाबॉलिक वेस्ट कंसिडर किया गया है। हालांकि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ऐसा एनसीईआरटी में नहीं लिखा, बट एक्सक्रीशन के चैप्टर में CO2 को मेटाबॉलिक वेस्ट कंसिडर किया गया है और उसका निकलना भी एक्सक्रीशन है। तो रिमूवल of waste from the body is absolutely correct. Okay, now second देखिए producing energy within the body which is absolutely right क्योंकि हम ATP production करेंगे, ठीक है। then maintaining oxygen supply to the body cell, obviously respiration का एक part breathing होता है, breathing में हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं टू द बॉडी सेल। तो ऑब्वियसली फर्स्ट तीन जो चीजें हैं वो बिल्कुल सही है, बट जो फोर्थ है वो बिल्कुल गलत है। फोर्थ गलत है, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज रेस्पिरेशन में नहीं होता। रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज का कंबस्टन होता है, यानी ग्लूकोज को यूटिलाइज किया जाता है टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म CO2 एंड वाटर। ओके, नाउ इसका मतलब प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज बिल्कुल एक्सेप्शन हुआ। इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि एक्सेप्शन क्या है, तो बिल्कुल सही है कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज नहीं होता है रेस्पिरेशन में, इसलिए यही आंसर होगा। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 70। याद रखिए बच्चों, ये है कोड ए। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 70 हम डिस्कस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 70, pharynx opens into a cartilaginous box which helps in the production of sound is known as। तो आपको पता है और बहुत बार क्लास में भी बताया है, आपका साउंड प्रोडक्शन लैरिंग्स से होता है। लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, इट इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। तो इसका आंसर होगा 2। तो द आंसर इज 2। ऑलराइट, तो बहुत ही इजी पेपर है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 70 का आंसर हुआ 2। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप इज प्रिवेंटेड बाय। एंट्री ऑफ फूड इन द विंड पाइप इज प्रिवेंटेड बाय, किससे खाना विंड पाइप में जाने से रुकता है। तो विंड पाइप देखिए, जब हम खाना या पानी निगलते हैं, ठीक है, तो आपके दो पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्लॉक्ड होते हैं। यूविला जो होता है वो ब्लॉक करता है टेम्परेरीली नेजोफैरिंग्स को, राइट, नेजोफैरिंग्स को। लेकिन उधर उसने ये पूछा है कि कौन विंड पाइप को रोकता है। तो विंड पाइप की जो ओपनिंग है वो तो ग्लॉटिस कहलाती है, तो ये हो नहीं सकता। लैरिंग्स अभी हमने क्वेश्चन नंबर 70 में सीखा कि वो वॉइस बॉक्स है,
तो ये भी हो नहीं सकता। तो ऑब्वियसली आंसर होगा एपिग्लोटिस। तो जैसा मैं कह रही थी कि जब भी आप खाना या पानी निगल रहे हैं, swallowing ऑफ फूड कर रहे हैं, तो यूविला नेजोफेरिंग्स की तरफ मुड़ जाता है, नेजोफेरिंग्स को टेम्परेरी ब्लॉक करता है, बट जो ग्लॉटिस को बंद करता है वो इलास्टिन कार्टिलेजिनस फ्लैप है, उसे आप कहेंगे epiglottis. So question number 71 is pretty easy. The answer is epiglottis. That is option number 3. Alright. Now moving to the question number 72. Question number 72 की बात करते हैं. Question number 72 में which of the following is not lined by the cartilaginous ring? Question को ध्यान से पढ़िए. Not lined. कहाँ cartilaginous ring नहीं है? ठीक है. नाउ कार्टिलेजिनस रिंग जो होती है वो ट्रेकिया से स्टार्ट होती है और अप टू इनिशियल ब्रोंक्यूल रहती है। तो ट्रेकिया से स्टार्ट हुई और इनिशियल ब्रोंक्यूल तक रहती है। तो ट्रेकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल, यहाँ सबके पास होता है कार्टिलेजिनस रिंग विच आर ऑल्सो नोन एज सी रिंग्स। और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहाँ नहीं है, तो एक्सचेंज जोन में नहीं होती। एक्सचेंज जोन की मार्किंग होती है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल इज द आंसर ओवर हियर, क्योंकि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एक्सचेंज जोन का पार्ट है, तो वहां पर आपको कोई कार्टिलेजिनस रिंग नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हुआ 4। ऑलराइट, तो अगेन बहुत ही इजी टू द पॉइंट क्वेश्चन, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 73। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 73 पढ़ रहे हैं अपन। अब क्वेश्चन नंबर 73 भी एक्सचेंज जोन से रिलेटेड है, और क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन चुनिए। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एल्वुलाई। करेक्ट ढूंढना है ना। हमें पता है एल्वुलाई एक्सचेंज जोन का है, और जो भी एक्सचेंज जोन होती है वहां डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन की रेट इस बात पे डिपेंड करती है कि थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। डिफ्यूजन तभी होगा जब एक्सचेंज जोन, जो कि एल्वुलाई जिसका पार्ट है, वो बहुत पतला होगा। तो जो नीचे के थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ थिक थिक लिख रखा है। तो थिक वॉल तो एल्वुलाई होने से रहा, क्योंकि अगर थिक वॉल हुई तो एक्सचेंज ऑफ गैस होगा ही नहीं या बहुत कम होगा। और एल्वुलाई एज यू नो इज द यूनिट ऑफ द लंग जहां पर मैक्सिमम एक्सचेंज टेक्स प्लेस। ऑलराइट, तो इट मस्ट बी थिन। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 में से ही कोई आंसर होगा। सबसे पहले एलिमिनेशन किया करिए, सो दैट आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो अलाइंड हो जाए विद द आंसर। ऑलराइट, नाउ वेरी थिन तो दोनों में दे रखा है, तो आगे पढ़ेंगे हम। एक में लिख रखा है रेगुलर वॉल्ड और दूसरे में लिख रखा है इरेगुलर वॉल्ड। अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज के सेकंड पेज पे ही ये लिखा हुआ है कि एल्वुलाई इज इरेगुलर वॉल्ड। व्हाई इरेगुलर वॉल्ड है? क्योंकि वो है सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया का बना हुआ। और अगर आपने टिश्यू ढंग से पढ़ा है तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया हमेशा इरेगुलर वॉल्ड होती है, और ये सबसे पतले सेल्स हैं आपकी बॉडी के ना। वो वैस्कुलराइज्ड होगा एल्वुलाई या नॉन वैस्कुलराइज्ड? तो आंसर इज अगेन वेरी सिंपल। आपको जो गैस है वो ब्लड तक पहुंचानी है, तो जो भी आपका एक्सचेंज यूनिट होता है उसमें ब्लड सप्लाई होनी ही चाहिए, और ब्लड के लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं वैस्कुलराइजेशन। तो एज यू कैन सी एल्वुलाई थिन है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया के बने हैं, इसलिए इरेगुलर वॉल्ड हैं, एंड उनमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है, यानी दे मस्ट बी वैस्कुलराइज, तभी ब्लड में गैस मूव करेगी। तो आंसर हुआ 1। हमें करेक्ट ऑप्शन ही चुनना था, तो आंसर इज 1। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 73, आंसर इज 1। एल्वुलाई इज वेरी थिन, irregular walled, vascularized bag। ठीक है, तो 73 अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है 74। ऑलराइट, 74 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है बेटा द थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डोर्सली बाय। थोरैसिक चैम्बर डोर्सली किससे बनता है? ऑलराइट, तो बहुत इजी है।
थोरैसिक चैम्बर की बात करें तो वो रिब केज और डायफ्राम बनाता है। वेंट्रली आपकी स्टर्नम होती है विच इज योर ब्रेस्ट बोन और चेस्ट बोन। लेटरली आपकी रिब्स होती है। पोस्टीरियरली आपका डायफ्राम होता है और जो डॉर्सल यानी पीठ वाला भाग है आपका, उसमें आपकी वर्टिब्रल कॉलम होती है। तो थोरैसिक चैम्बर का डॉर्सल पोजीशन इसने पूछा है, तो डॉर्सल पोजीशन इज ऑब्वियसली वर्टिब्रल कॉलम। अगेन वेरी टू द पॉइंट क्वेश्चन, थोरैसिक चैम्बर का डॉर्सल पार्ट कौन बनाता है? तो आंसर है थोरैसिक वर्टिब्रे। बहुत सारी टाइप की वर्टिब्रेज हैं आपकी, सर्वाइकल, लंबर, थोरैसिक, ठीक है, लेकिन कौन सी वर्टिब्रे थोरैसिक चैम्बर बनाएगी? तो आंसर है थोरैसिक वर्टिब्रे। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 खत्म होता है। नेक्स्ट अपन मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। तो एज यू कैन सी एफटी का जो क्वेश्चन लेवल है वो बहुत ही डायरेक्ट और एनसीईआरटी बेस्ड है, और प्योरली एनसीईआरटी बेस पे कमांड करने के लिए टू द पॉइंट क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। अभी तक हमें सारे क्वेश्चन डायरेक्ट मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 से सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो सबसे पहले मार्क कर लीजिए, इनकरेक्ट ढूंढना है आपको। पहला है lungs are situated in an anatomically airtight chamber। Absolutely correct। हमारा जो थोरैसिक चैम्बर होता है वो एयर टाइट चैम्बर होता है, और ये एनसीईआरटी ने अपने थर्ड पेज पे इसी चैप्टर के लिख रखा है, इस चैप्टर का थर्ड पेज। ठीक है, तो बिल्कुल सही है फर्स्ट ऑप्शन। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है तो ये हमारा आंसर नहीं है। सेकेंड है कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट्स द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वेलाई। एब्सोल्युटली करेक्ट। कंडक्टिंग पार्ट ही एक्सचेंज जोन में वायु को लेकर आता है, तो कंडक्टिंग पार्ट जो होगा वो हमारा एल्वेलाई तक एयर लेके आने का काम करता है, तो सेकेंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें अगेन इनकरेक्ट ढूंढना है। लुक एट द ऑप्शन नंबर 3। Any change in the volume of thoracic cavity will not be reflected in the pulmonary cavity। Will not be reflected, ये चीज गलत है, तो ये हमारा आंसर हुआ। अब क्यों आंसर हुआ? एनसीईआरटी में साफ लिखा है इस चैप्टर के तीसरे पन्ने पर कि हमारे थोरैसिक चैम्बर को जब जब हम चेंज करते हैं तब तब उसका असर पल्मनरी कैविटी में देखने को मिलता है, और हमें पल्मनरी कैविटी को डायरेक्ट कंट्रोल करने की कोई हमें क्षमता प्राप्त नहीं है, क्योंकि वहाँ एपिथेलिया है, वहाँ नर्व्स की कमी है, मसल्स की कमी है, तो वहाँ ऐसी कंडीशन पर कोई ब्रेन का कंट्रोल नहीं हो सकता। तो क्योंकि हम ब्रेन के रूप में पल्मनरी कैविटी को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए हम थोरैसिक कैविटी को कंट्रोल करते हैं, जिसका डायरेक्टली असर पड़ना चाहिए पल्मनरी कैविटी पे। जबकि यहाँ लिख रखा है विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड, जबकि एनसीईआरटी में लिखा है विल बी रिफ्लेक्टेड। तो एक नॉट के चक्कर में ये स्टेटमेंट गलत होता है। फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन भी देखेंगे, क्योंकि कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी, फोर्थ ऑप्शन भी सेफ साइड के लिए देख लेना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्सचेंज पार्ट का नाम ही उसका काम बता रहा है कि वहां पे O2 और CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, हमें ढूंढना था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट हमें मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। जब भी आप थोरैसिक कैविटी को चेंज करेंगे उसका असर आपको पल्मनरी कैविटी पर दिखेगा। तो अगर ये होता विल बी रिफ्लेक्टेड तो ये सेंटेंस सही होता, लेकिन यहाँ लिखा है विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड, तो ये सेंटेंस बहुत ही गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 75 समाप्त होता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, एब्सोल्युटली डायरेक्ट क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी रेट इन ह्यूमन, क्वेश्चन नंबर 76 कर रहे हैं बेटा हम। रेस्पिरेटरी रेट इन ह्यूमन अंडर नॉर्मल कंडीशन इज, नॉर्मल कंडीशन पूछी है, यानी इनवॉलेंट्री ब्रेथ की बात कर रहा है कि जब आप बिना ध्यान दिए सांसें ले रहे हैं
तो इनवॉलेंट्री ब्रेथ ही कहलाएगी नॉर्मल ब्रेथ या नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल ब्रेथ होती है कितनी? तो इसमें 12 से 16 ब्रेथ प्रति मिनट होती है। तो आपको 12 से 16 वाले यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, लेकिन यूनिट बदल गई है। तो क्वेश्चन इजी है, लेकिन तभी जब आप जल्दबाजी ना करें, यूनिट को कंसिडर करें। एक है 12 से 16 बार प्रति मिनट और एक है 12 से 16 बार प्रति सेकंड। देखो बच्चों, 20 से 25 तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि वो हाई ब्रेथ रेट पर ही होता है, जो कि नॉर्मल कंडीशन नहीं, ट्रिपल एफ कंडीशन है, दैट इज फियर फाइट फ्लाइट मोड। 70 टू 72 टाइम्स हार्ट बीट होती है, ब्रेथ नहीं, इतने में तो लंग फेल हो जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आंसर फर्स्ट और थ्री में से कोई एक है, और वो है फर्स्ट, दैट इज 12 टू 16 टाइम्स प्रति मिनट, पर मिनट, ना कि प्रति सेकंड। ऑलराइट, तो जिनको यूनिट याद है वो ही ये क्वेश्चन सही करेंगे, अन्यथा कुछ क्वेश्चंस गलत करके आने वाले हैं। हाँ, हालांकि क्वेश्चन बहुत ही इजी है, निहायत इजी है। ऑलराइट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। Moving to the question number 77, the question says that choose the incorrect match among the following option। कौन सी चीज इनकरेक्ट है? नाउ, ये एक्सचेंज ऑफ गैस का टॉपिक है, जिसमें आपको अलग अलग एरिया या ब्लड दे रखे हैं और उसका पार्शियल प्रेशर दे रखा है आपको ऑक्सीजन या CO2 का। तो आपको सिर्फ टेबल जो आपके ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस के पार्ट में है, उस टेबल को जहां पार्शियल प्रेशर्स मेंशन है, उसे ध्यान रखना था। ठीक है, और मैं अपनी क्लास में आपको बता भी चुकी हूँ कि CO2 हर जगह 40-45 है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है CO2 45 और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 होता है 40, और एनवायरमेंट में होता है 0.3 mm ऑफ Hg। अब यहाँ 0.3 का तो कोई ऑप्शन नहीं है, 40, 45 और 95 के हैं। तो पहला देख लीजिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पूछ रहा है O2। अब O2 की बात करें तो O2 की वैल्यू पल पल बदलती है, एनवायरमेंट में होती है वो 159 mm ऑफ Hg, एल्वुलाई में होती है 104 mm ऑफ Hg, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होती है 95, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होती है 40। ठीक है, तो यहाँ पहला स्टेटमेंट है PO2 40 mm ऑफ Hg, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सही है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 95 होता है। हमें ढूंढना है इनकरेक्ट, ना कि करेक्ट। तो ये ऑप्शन सही है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन PO2 टिश्यूज, टिश्यूज में O2 कितना होता है? टिश्यू में O2 उतना ही होता है जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है, यानी 40 mm ऑफ Hg। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है CO2। CO2 को दे रखा है 95, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको बोला था हर जगह CO2 या तो 40 होता है या 45 होता है। 45 होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू में, तो एक्चुअल होता है 45 mm ऑफ Hg। CO2 in partial pressure of carbon dioxide in tissue or in your deoxygenated blood is actually 45 mm of Hg। तो अगर 95 दे रखा है तो 95 CO2 कभी होता ही नहीं बॉडी में, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में। और, और अगर हो भी गया तो ऑब्वियसली ये डेडली कंडीशन होगी, मतलब फेटल कंडीशन होगी। तो CO2 45 mm ऑफ Hg होता है टिश्यू में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। CO2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 होता है, तो नीचे और एल्वुलाई में भी 40 होता है। तो यहाँ जो नीचे दे रखा है आपको फोर्थ ऑप्शन, वो भी देख लीजिए, CO2 एल्वुलाई में 40 mm ऑफ Hg, बिल्कुल सही है। O2 होता है एल्वुलाई के अंदर 104, ठीक है, और CO2 होता है 40, CO2 होता है 40 और O2 होता है 104। तो एज यू कैन सी हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, तो हमें अपना इनकरेक्ट ऑप्शन मिल गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज फॉल्स, हमें फॉल्स ही ढूंढना था। CO2 95 टिश्यू में नहीं होता, उसकी जगह होता है कितना, 45 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो अगेन टू द पॉइंट, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, ये भी मुझे बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहा है, आपके तो भाग्य खुल गए, एफटी बहुत इजी आया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 78, हाउ मच CO2 इज डिलीवर्ड बाय 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द एल्वुलाई। ठीक है, अब दो स्टेटमेंट है इस तरह के एनसीईआरटी में, एक ऑक्सीजन के डिफ्यूजन के लिए जो कि टिश्यू में होगा बाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो होता है 5 ml, और एक CO2 के डिफ्यूजन के लिए है जो यहाँ दे रखा है। एनसीईआरटी का सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि CO2 कितना डिलीवर होता है प्रत्येक 100 ml ब्लड के द्वारा इन डी या वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वुलाई को कितना CO2 दे जाएगा। इन डायरेक्टली वो यही पूछ रहा है, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो एनसीईआरटी स्टेटमेंट है CO2 एक बार घुल जाए तो वो ज्यादा जाना नहीं चाहता बाहर बॉडी के, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है और उसका जो प्रेशर ग्रेडियंट है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में वो है 45 और एल्वुलाई में है 40। सिर्फ 5 mm का डिफरेंस था, इसलिए डिफ्यूजन रेट ऑफ CO2 एक्चुअली एल्वुलाई की तरफ कम होती है क्योंकि उसकी घुलनशीलता ज्यादा है, वो ब्लड को पसंद करता है, छोड़ के जाना नहीं चाहता, और CO2 का प्रेशर ग्रेडियंट भी बहुत कम है। इसीलिए O2 के कंपैरिजन में CO2 जो है वो बाहर जो निकलेगा वो बहुत कम निकलेगा, यानी डिफ्यूज कम होगा। एक बार O2 CO2 घुल जाए तो दोनों की डिफ्यूजन रेट में फर्क आ जाता है घुलने के बाद। घुलने से पहले CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है तो CO2 जल्दी घुलता है और O2 लेट घुलता है। ठीक है, लेकिन एक बार दोनों घुल चुके हैं अगर बॉडी में तो O2 बहुत जल्दी डिफ्यूज आउट हो जाएगा टू द टिश्यू और 5 ml ट्रांसफर होगा टू द टिश्यू। जबकि CO2 की बात करें तो CO2 सॉल्युबिलिटी ज्यादा होने के कारण और प्रेशर ग्रेडियंट कम होने के कारण एल्वुलाई में आसानी से जाता नहीं है, और जाता भी है तो कम जाता है, दैट इज 4 ml। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 78 फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर, दैट इज 4 ml। 5 ml O2 के लिए होता है, 4 ml CO2 के लिए होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 हमसे क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 डिस्कस करते हैं। Which of the following factor will not lead to the dissociation of oxyhemoglobin? जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं और जिनको मैंने पढ़ाया है उन्हें इसका आंसर आसानी से मिल गया होगा। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कैडेट का, ठीक है, कि CADET कैडेट, कैडेट जब बढ़ता है तो डिसोसिएशन बढ़ता है और जब कैडेट कम होता है तो एसोसिएशन बढ़ता है, यानी डिसोसिएशन कम होता है। ठीक है, अब हमसे वो क्या पूछ रहा है, कौन सा फैक्टर नहीं प्रभावित करता है, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर है इन चार ऑप्शन में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को टूटने नहीं देगा। टूटने के लिए कैडेट ज्यादा होने चाहिए ना। कैडेट का मतलब क्या है, C फॉर व्हाट, C फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। लेट मी जस्ट पुट इट इन दैट वे। अगर आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़वाना है तो CO2 ज्यादा होना चाहिए, एसिडिटी ज्यादा होनी चाहिए, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड ज्यादा होनी चाहिए, एनर्जी डिमांड ज्यादा होनी चाहिए और T4 टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए। तो हमें तोड़वाना है या बचाना है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है बचाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं करवाता, विल नॉट लीड टू द डिसोसिएशन। नहीं करवाना है डिसोसिएशन, मतलब क्या करवाना है, एसोसिएशन। तो कैडेट कम रखने हैं, कैडेट कम रखने हैं, तो कैडेट का मतलब क्या है, C फॉर CO2, C फॉर CO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होना चाहिए अगर डिसोसिएशन है, लेकिन अगर डिसोसिएशन करवाना ही नहीं है तो CO2 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। एसिडिटी यानी pH कम होना चाहिए। ठीक है, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड
कम होने चाहिए अगर आपको तुड़वाना नहीं है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है, ठीक है। और एनर्जी डिमांड जो है, ठीक है, वो भी कम होनी चाहिए। और टी फॉर टेम्परेचर, ऑलराइट। तो क्वेश्चन नंबर 79 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों हम। ये एक ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी नहीं अगर आपने ढंग से नोट्स को पढ़ा है तो। हाँ, अगर आप प्योरली एनसीईआरटी पढ़ के आए हैं तो बहुत कंफ्यूजन आपको हो सकता है। मैं आपको क्वेश्चन एक बार पुनः समझाना चाहूंगी। क्वेश्चन इजी है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा फैक्टर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं करवाना चाहता। तो कौन सा फैक्टर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं करवाना चाहता, मतलब एसोसिएशन करवाना चाहेगा। इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है इन चार ऑप्शन में जो हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनवा दे, ना कि तुड़वाए, ये पूछ रहा है। तो अगर आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनवाना है तो कैडेट ज्यादा नहीं रखने हैं, कैडेट कम रखने हैं, तभी एसोसिएशन क्या होगा, ज्यादा होगा, एसोसिएशन ज्यादा होगा ना। कैडेट जिन बच्चों को नहीं पता वो सुन ले। सी फॉर CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। A for acidity, that is H plus की concentration, ठीक है। डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, DPG। E for एनर्जी डिमांड, ठीक है। एनर्जी डिमांड जो होता है वो कम होना चाहिए लंग का, तब जाके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, ठीक है। डिमांड। एंड टी फॉर टेम्परेचर। जब जब कैडेट कम होंगे तब तब एसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा। जब जब कैडेट ज्यादा होंगे तब तब डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आपके लंग ठंडे होने चाहिए, बेसिक होने चाहिए, उनमें टेम्परेचर कम होना चाहिए, उनकी एनर्जी डिमांड कम होनी चाहिए, उनमें रेट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन कम होना चाहिए, यानी डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी क्या बनना चाहिए, कम, तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, ना कि टूटेगा। और हमें वही फैक्टर ढूंढना है जिसमें कैडेट कम हो। तो पहला देखिए, पहला ऑप्शन है हाई PCO2, उच्च CO2। अगर आपकी लंग में जहां एसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है CO2 ज्यादा हो गया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा ही नहीं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए O2 चाहिए, ठीक है। डिसोसिएशन करवाने के लिए CO2 चाहिए। तो हाई PCO2 डिसोसिएशन करवाता है, और हमें ये ढूंढना है कि कौन नहीं करवा रहा, विल नॉट लीड। तो डिसोसिएशन CO2 करवाएगा, O2 नहीं करवाएगा, ठीक है। तो ये हमें नहीं चाहिए, ये हमारा आंसर नहीं है। हाई टेम्परेचर डिसोसिएशन करवाता है, तो ये आंसर नहीं है। लो PO2, लो PO2 का मतलब ही ये है कि CO2 ज्यादा है। लो PO2 होगा तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से CO2 बैठ जाएगा हीमोग्लोबिन पे और O2 निकल जाएगा, यानी डिसोसिएशन होगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर होगा हाई पीएच। हाई पीएच का मतलब क्या है बेटा, हाई पीएच का मतलब है कि बेसिसिटी बढ़ रही है। हाई पीएच बेसिक नेचर बता रहा है, और हमें यही आंसर लग रहा है। क्यों होगा ही यही, क्योंकि एसिडिटी H प्लस कम होने चाहिए, कैडेट कम होना चाहिए, मतलब H प्लस कम होना चाहिए, तभी एसोसिएशन बना रहेगा, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए लंग बेसिक होने चाहिए, ठंडे होने चाहिए, रेट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन उनमें कम होना चाहिए, उनकी कोई ऑक्सीजन डिमांड नहीं होनी चाहिए, तभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। और हमसे यही इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि कब ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं टूटेगा, मतलब कब बना रहेगा। बना रहेगा जब जब हाई पीएच होगा। हाई पीएच का मतलब बेसिसिटी। तो आंसर इज फोर्थ, आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हुआ 4, क्योंकि लंग शुड बी बेसिक फॉर द एसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो अब जो है हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 हमें क्या सीखने को दिख रहा है, या क्वेश्चन नंबर 80 हमें क्या सिखा रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 हमें बोल रहा है
द ऑर्गेनिज्म विच ब्रीथ ओनली, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये वर्ड ओनली, ठीक है। ओनली थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ पूछ रहा है, सिर्फ या केवल मॉइस्ट स्किन से रिस्पायर करते हैं। नाउ फिशेस करती हैं गिल से, ह्यूमन करते हैं लंग से, तो ये दोनों तो हमारे आंसर होने ही नहीं वाले, ठीक है। बचा फ्रॉग एंड अर्थवॉर्म। फ्रॉग बकोफेरिंग से भी रिस्पायर करते हैं, स्किन से भी रिस्पायर करते हैं, और रिस्पायर करते हैं थ्रू देयर लंग्स ऑल्सो, ठीक है। यानी ओनली तो स्किन से नहीं करते, जबकि अर्थवॉर्म इज एन एनालिटा, और एनालिटा के अंदर होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। Cutaneous respiration is the respiration done by skin। तो हमसे पूछा है ओनली, ओनली वर्ड लिखा है, ओनली वर्ड के अनुसार हमारा आंसर हुआ फोर्थ, क्योंकि फ्रॉग स्किन के अलावा कई चीजों से रेस्पिरेशन कर सकता है, लेकिन अर्थवॉर्म के पास एक ही विकल्प है, वो है उसकी गीली नमी युक्त त्वचा, तो उस त्वचा से ही वो अपना श्वसन यानी रेस्पिरेशन कर सकता है, इसलिए 80 का आंसर हुआ 4। ऑलराइट, अगेन एन इजी क्वेश्चन। एफटी में एज यू कैन सी बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं और प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। ऑलराइट, 80 के बाद हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। क्वेश्चन नंबर 81 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए 81 देखते हैं हमें क्या सिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 81, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन पहचानना है, तो अगर हमें करेक्ट ऑप्शन पहचानना है तो सबसे पहले तो क्वेश्चन करते वक्त ऐसी ही चीजों को मार्क कर लें, करेक्ट या इनकरेक्ट जो भी पूछा है। यहां पूछा है करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 81। सेंटेंस है पहला, सिलिंट्रेट्स रिस्पायर थ्रू सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर बॉडी सरफेस। बिल्कुल सही बात है। सिलिंट्रेटा एक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, उनके पास कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, यानी कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम हो ही नहीं सकता। एक्वाटिक जीव है और हर जगह पानी से घिरे रहते हैं, तो उनकी बॉडी सरफेस ही उनका सहारा है जो उन्हें एक्सचेंज ऑफ गैस करवाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं, सेंटेंस नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। सेंटेंस नंबर बी पे चलते हैं। सेंटेंस नंबर बी, पल्मनरी रेस्पिरेशन। पल्मनरी रेस्पिरेशन अकर्स इन स्पॉन्जेस। पल्मनरी रेस्पिरेशन का मतलब होता है लंग, और वो जानवर जो दे रहा है वो है स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस तो टिश्यू ही नहीं रखते, दे आर टिश्यू लेस क्रिएचर। जिसमें टिश्यू ही नहीं उसमें अंग तो आ ही नहीं सकता। चलिए बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अक्सर बच्चे डर जाते हैं उसको देखकर, पर एक्चुअल में अगर आपके बेसिक स्ट्रांग हो तो आपको कोई हिला नहीं सकता, क्वेश्चन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के पहले पैराग्राफ से उठाया हुआ लाइन है, ठीक है। और स्टेटमेंट नंबर ए हमें कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है। स्टेटमेंट नंबर ए देखिए, सिलिंट्रेट्स रिस्पायर थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन ओवर द बॉडी सरफेस। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाई एब्सोल्युटली करेक्ट? चलिए मैं इसको आपको ढंग से समझाती हूँ। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 81 पढ़ रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर 81 में हमसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट, कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ जो है आपका चैप्टर का, फर्स्ट पैरा ऑफ चैप्टर, वहां से लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, अपने फंडे अपने बेसिक क्लियर रखें
और आसानी से आपका आंसर निकल आता है। क्वेश्चन नंबर 81 को देखिए, सिलेंट्रेट्स रिस्पायर थ्रू सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर बॉडी सरफेस। सिलेंट्रेटा रेस्पायर करते हैं सिंपल डिफ्यूजन से ओवर बॉडी सरफेस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सिलेंट्रेटा टिश्यू ग्रेड एनिमल है, उनके पास कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते और वो एक्वाटिक जीव हैं, तो वो अपने बॉडी सरफेस के माध्यम से ही एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं जो आसपास के पानी से उन्हें मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं, स्टेटमेंट नंबर ए बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर बी की तरफ चलते हैं बेटा। स्टेटमेंट नंबर बी कह रहा है पल्मनरी रेस्पिरेशन। पल्मनरी रेस्पिरेशन लंग से होता है, जबकि वो जो जानवर दे रहा है वो है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज एक टिश्यू लेस क्रिएचर है, जिसमें टिश्यू ही नहीं होते, जिसमें टिश्यू ही नहीं है, वो ऑर्गन कैसे बना सकता है? तो जाहिर सी बात है स्टेटमेंट नंबर बी गलत है। तो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, जो कि नहीं है। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है बोल रहा है ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, जो कि बिल्कुल सही है। फिर भी आप चारों ऑप्शन पढ़ें। थर्ड बोल रहा है बी इज करेक्ट, जो कि नहीं है। फोर्थ बोल रहा है ए और बी दोनों गलत हैं। तो आंसर इज इजी, हमारा ऑप्शन नंबर सॉरी स्टेटमेंट नंबर ए ही सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। ठीक है, सिर्फ ए ही ऑप्शन सही है। तो कभी भी चैप्टर की जो स्टार्टिंग है उन्हें हल्के में ना लें। चैप्टर की स्टार्टिंग में कई बेसिक चीजें होती हैं और अक्सर ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो भी चैप्टर्स हैं उनमें एनिमल किंगडम की डिटेलिंग दे रखी है पैराग्राफ्स में। तो ये एनिमल किंगडम के लिए भी क्वेश्चन हो सकता है और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज के लिए भी क्वेश्चन हो सकता है। दोनों चैप्टर्स का मिला जुला क्वेश्चन है। और हालांकि अगर मैं प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड बोलूं तो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड बात करें तो ये ब्रीदिंग एक्सचेंज का फर्स्ट पैराग्राफ है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज का फर्स्ट पैराग्राफ। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 81 आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 82। अब तक हमें कोई बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन नहीं मिला है, यानी पेपर का लेवल स्टैंडर्ड है, ना बहुत इजी ना बहुत टफ, और मीडियोकर पेपर में इसको अब तक कहना चाहूंगी। क्वेश्चन नंबर 82, मैक्सिमम CO2 इन द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड एज। देखिए कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा जो CO2 है वो किस तरीके से, किस रूप में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आंसर इजी है, बाइकार्बोनेट। ऑक्सीहीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, इट कैरीज ऑक्सीजन। तो ये तो होता ही नहीं, क्योंकि CO2 के लिए पूछा जा रहा है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन CO2 की बाइंडिंग से बनता है, ना सॉरी CO की बाइंडिंग से बनता है, एक्सट्रीमली सॉरी। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोक्साइड की बाइंडिंग से बनता है, इसलिए ये गलत है। कार्बन मोनोक्साइड की बाइंडिंग से बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो फर्स्ट टू ऑप्शन तो गलत है, तो आंसर थर्ड और फोर्थ में से ही एक होना था। CO2 जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है तो बनता है HbCO2, दैट इज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो CO2 जरूर कैरी कर रहा है, पर वो मैक्सिमम नहीं है, वो होता है 20 to 25%। जबकि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बाइकार्बोनेट आयन है। बाइकार्बोनेट आयन आपका 70% तक कैरी किया जाता है बाय ब्लड प्लाज्मा, और यही मैक्सिमम नंबर ऑफ CO2 है, इसलिए हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। प्रीटी इजी, इजी पीसी क्वेश्चन। ऑलराइट, 82 के बाद हम चलते हैं 83। तो मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 स्पैरोमेट्री पर आधारित है और बहुत ही आसान है स्पैरोमेट्री, जस्ट लैंग्वेज कंफ्यूजिंग होती है। तो लैंग्वेज का खेल है सारा। लैंग्वेज देखिए, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट। कुल हवा जो एक पर्सन अपने फेफड़ों से बाहर निकाल सकता है आफ्टर अ नॉर्मल इनहेलेशन या इंस्पायरेशन। नाउ मैंने स्पैरोमेट्री पढ़ाते वक्त आपको क्लास में समझाया था
कि अगर कोई आपको ये बोले कि कैसे सांस लो या कैसे सांस छोड़ो, लेकिन नेक्स्ट स्टेप नहीं बताए, तो वो डेफिनेशन वॉल्यूम के लिए है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ये बोले कि कैसे सांस लो और कैसे सांस छोड़ो, ये भी बता रहा है कि दूसरा स्टेप क्या करना है, तो निश्चित तौर पे वो कैपेसिटी है। अब कैपेसिटी तो चारों ऑप्शन में दे रखी है, तो हमें कैपेसिटी तो है, ये देखना है कि कौन सी कैपेसिटी है। वो बोल रहा है टोटल वॉल्यूम ऑफ अ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट टोटल वॉल्यूम, मतलब कुल हवा जो आप फेफड़ों से बाहर निकाल सकते हैं वो होती है ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन, यानी आपको लेनी है उसके बाद टाइडल वॉल्यूम इनहेलेशन। अगर वो आपसे बोल रहा है कि गहरी सांस छोड़ने के बाद नॉर्मल सांस लीजिए, तो ये है गहरी सांस छोड़ने के लिए आदेश देने वाली कैपेसिटी, दैट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। प्योरली प्योरली NCERT लैंग्वेज, total volume of air a person can breathe out या maximum amount of air a person can breathe out after a normal inhalation, गहरी सांस छोड़ने के बाद नॉर्मल सांस लीजिए, ये कैपेसिटी होती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तो 83 का क्वेश्चन का आंसर हुआ 3। कोड ए पढ़ रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हुआ 3। अब अगर आपका दिमाग चल रहा है कि मैम ये वाइटल कैपेसिटी या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्यों नहीं हो सकता, तो मैं आपको जरा बता दूं कि वाइटल कैपेसिटी होता है गहरी सांस लेकर गहरी सांस छोड़ना, यानी उसमें आपको IRV और ERV दोनों इंक्लूड होती है। इसमें नॉर्मल शब्द का इस्तेमाल आया है। नॉर्मल शब्द वाइटल कैपेसिटी के लिए नहीं आता है। गहरी सांस लेना और गहरी सांस छोड़ना, ये कर्म करना पड़ता है आपको वाइटल कैपेसिटी प्राप्त करने के लिए, इसलिए ये वाइटल कैपेसिटी कदापि नहीं हो सकती। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्यों नहीं है, क्योंकि पर्सन को पहले ब्रीद आउट करने को बोला जा रहा है, यानी पहले वो बोल रहा है कि सांस छोड़िए। अगर ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती तो लैंग्वेज में पहला कर्म जो वो बोलता वो होता सांस लेने के लिए कि गहरी सांस लीजिए, जबकि पहला सेंटेंस है, पहला एक्शन जो वो बता रहा है वो है कि सांस छोड़ो। सांस छोड़ो यानी डेफिनेटली ये एक्सपायरेशन से रिलेटेड है, एक्सहेलेशन से रिलेटेड है, तो ये हुई एक्सहेलेशन कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्यों नहीं हो जाती, तो टोटल लंग कैपेसिटी में आपको कभी भी सांस छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता, क्योंकि गहरी सांस लेने के बाद जो कुल हवा आपके लंग्स में शेष रह जाती है उसी को TLC कहते हैं। तो टोटल लंग कैपेसिटी में उल्टा हमें IRV लेनी पड़ती है। उसका डेफिनेशन आप NCERT में देखिएगा, उसमें बोला गया है कि गहरी सांस लेने के बाद जो कुल हवा आपके लंग्स में विद्यमान है उसी को हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो गहरी सांस लेने के लिए तो बोला ही नहीं जा रहा, उल्टा सांस छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, तो ये टोटल लंग कैपेसिटी भी नहीं हो सकती, ये थर्ड ही होगा, दैट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। लैंग्वेज ही स्पैरोमेट्री की जो है वो ट्रिकी होती है, जबकि स्पैरोमेट्री बहुत इजी है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर आप नॉर्मल सांस लेते हैं वो है टाइडल वॉल्यूम, गहरी सांस लेते हैं वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, गहरी सांस छोड़ते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, गहरी सांस लेके गहरी सांस छोड़ना वाइटल कैपेसिटी, गहरी सांस लेकर कुल सांस इकट्ठा करना लंग में टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, और अगर वो आपको बता रहा है कि सांस कैसे लो कैसे छोड़ो और फिर दूसरा स्टेप भी बता रहा है, तो वो IC या EC में से एक होता है। IC में पहले सांस लेते हैं फिर नॉर्मल सांस छोड़ते हैं, EC में पहले गहरी सांस छोड़ते हैं और फिर नॉर्मल सांस लेते हैं। और यही इस क्वेश्चन की डिमांड थी कि गहरी सांस छोड़ो और फिर नॉर्मल सांस लो, इसलिए ये डेफिनेशन बिलोंग्स टू EC, दैट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 83 के बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में। क्वेश्चन नंबर 84, इन ह्यूमंस न्यूमोटेक्सिक सेंटर जो कि मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम, वो कहाँ पाया जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन। न्यूमोटेक्सिक सेंटर हाइंड ब्रेन के पॉन्स में मिलता है, तो आंसर इज पॉन्स। सेरिब्रम इज फोर ब्रेन,
सेरिबेलम मेडुला पॉन्स हाइंड ब्रेन का पार्ट है। मेडुला में रिदमिक सेंटर मिलते हैं, ना कि न्यूमोटेक्सिक सेंटर, जबकि न्यूमोटेक्सिक सेंटर पॉन्स में मिलता है। डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी क्वेश्चन 84 में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जो जहां होता है वो वहां होता है, इसमें कोई लॉजिक या कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए न्यूमोटेक्सिक सेंटर का एक ही आंसर बनता है, दैट इज पॉन्स। ऑलराइट, तो 84 के बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 85। ऑलराइट बेटा, कोड नंबर ए FT5, क्वेश्चन नंबर 85। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 85 बोल रहा है एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में। क्रॉनिक मतलब लंबी चलने वाली बीमारियां। तो लंबी चलने वाली बीमारी जिसमें एल्वुलाई की वॉल डैमेज हो गई है। एल्वुलाई की वॉल डैमेज होती है स्मोकिंग सिगरेट से। ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो एल्वुलाई वॉल डैमेज होती है इन अ डिजीज नोन एज एम्फाइसीमा। ऑलराइट, तो एम्फाइसीमा इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 85। अब अगेन ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से जो लास्ट में चैप्टर के डिसऑर्डर दे रखे हैं वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज ली गई है। तो एल्वुलाई की वॉल डैमेज होती है, उसकी इलास्टिसिटी प्रभावित होती है अगर आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, जिससे रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा और लंग डैमेज होंगे। ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं होता है और ये लॉन्ग टर्म बीमारी बन जाती है, इसलिए क्रॉनिक डिसऑर्डर है। तो हमारे पास इसके कुछ सिम्टोमेटिक रिलीफ के इलाज जरूर है, पर कोई परमानेंट क्योर नहीं है। तो एम्फाइसीमा इज द आंसर of question number 85, that is option number 3. Moving on to the question number 86. Moving on to the question number 86. Which one is not a conducting part of the human respiratory tract? Again, NCERT, second page of the chapter, जहां वो conducting zone और exchange zone का difference आपको बताता है। वो पूछ रहा है कि कौन conducting part नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं है। तो एक्सचेंज जोन का पार्ट ढूंढिए ऑप्शन में। टर्मिनल ब्रोंक्यूल कंडक्टिंग पार्ट के पार्ट होते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई कंडक्टिंग पार्ट है, इनिशियल ब्रोंक्यूल कंडक्टिंग पार्ट है, तो ये तीनों कंडक्टिंग पार्ट हैं। ऑल ऑफ द थ्री ऑप्शंस आर कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन एल्वुलाई इज द आंसर, क्योंकि हमसे पूछा गया है नॉट, कौन नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं है? एल्वुलाई नहीं है, क्योंकि एल्वुलाई बिलोंग्स टू एक्सचेंज जोन, इट बिलोंग्स टू एक्सचेंज जोन। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 86 pretty easy, damn easy. 84 is not 84, 86, 86 का ऑप्शन नंबर 4 is the answer. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87। ना क्वेश्चन नंबर 87 हमसे ये कह रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन। मैक्सिमम बोले तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप अपनी सांस में भर सकते हैं, बोले तो क्या? IRV। ठीक है, नाउ एक मिनट बेटा, मैं आपको इसको फिर से समझा देती हूँ, जरा फिर से समझिएगा, मैं हाईलाइट कर रही हूँ। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम सांस लीजिए, तो वो आपसे बोल रहा है IRV लीजिए। आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, यानी गहरी सांस छोड़िए, यानी ERV भी इंक्लूड है। और जहां IRV ERV इंक्लूड हो जाए वहां टाइडल वॉल्यूम तो आता ही आता है। तो किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? इशारा किया जा रहा है कैपेसिटी की तरफ, और वो है वाइटल कैपेसिटी। गहरी सांस लेना, गहरी सांस छोड़ना इज वाइटल कैपेसिटी, यानी जैविक क्षमता। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी में पर्सन को गहरी सांस लेकर गहरी सांस छोड़नी होती है, और ये डेफिनेशन प्योरली एनसीईआरटी से ली गई है। अगेन एक भी क्वेश्चन अब तक हमें
87वें क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। एक भी क्वेश्चन अब तक हमें आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं मिला है, कोई हाई फाई इलॉजिकल क्वेश्चन भी नहीं मिला है। ठीक है, सब प्रिटी इजी हैं, कुछ इनडायरेक्ट हैं लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट है। एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 87 इज एब्सोल्युटली डायरेक्ट क्वेश्चन। गहरी सांस लेके गहरी सांस छोड़ना इस क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हुआ वाइटल कैपेसिटी। नाउ आईसीईसी टोटल लंग कैपेसिटी क्यों नहीं होगा, तो इसकी डेफिनेशन के बारे में मैं आपको पिछले क्वेश्चन नंबर 83 में समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 88 में। Question number 88. The shape of oxygen dissociation curve under the normal condition. बहुत ही आसान क्वेश्चन, मतलब अगर किसी बच्चे ने रिवीजन भी नहीं किया था तो भी ये क्वेश्चन उसको आ जाना चाहिए। वो पूछ रहा है ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर्व कौन सी शेप का होता है। ना हमारे पास अडल्ट हीमोग्लोबिन है, अडल्ट हीमोग्लोबिन इस तरीके से ग्राफ आपने देखा होगा एनसीईआरटी में, लाइक दिस। अडल्ट हीमोग्लोबिन का ग्राफ स्लैंटिंग एस जैसा होता है, एस शेप कर्व है। एस शेप कर्व को आप कहते हैं सिग्मोइड कर्व। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है इसलिए ऑप्शन को मैं आपको डिस्कस नहीं कर रही हूं, क्योंकि 88 इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में बना हुआ है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 88 सिग्मोइड कर्व है। ठीक है, इट्स अ ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट एक्स एक्सिस एंड सैचुरेशन परसेंटेज ग्राफ ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट वाई एक्सिस, सिग्मोइड शेप ग्राफ। ऑलराइट, नाउ 88 के बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 89 पर। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 89 हमसे क्या कह रहा है, X% of CO2 is carried by hemoglobin. Find the X या select the option X. ठीक है, now कितना परसेंट CO2 हीमोग्लोबिन कैरी करता है या ये कहें आरबीसी कैरी करता है, तो 70% तो कैरी होता है बाइकार्बोनेट के रूप में, और वो भी कैरी होता है इन प्लाज्मा, रक्त की मैट्रिक्स में, प्लाज्मा में कैरी होता है। ठीक है, 7% भी प्लाज्मा में कैरी होता है इन डिसॉल्व स्टेट, डिसॉल्व स्टेट। ठीक है, 97% CO2 कहीं भी कैरी नहीं होता, वो O2 कैरी होता है एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो आंसर इज फोर्थ, 20 to 25% बनता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन and it is carried away by RBC. ठीक है, तो 89 again a direct question. 89 is option number 4. All right, last question beta, question number 90. ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पूछे गए हैं और पूछा गया है कि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर किसके द्वारा अवॉइड किया जा सकता है। एज यू नो, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए हमारे पास कोई मैंडेटरी इलाज नहीं है, कोई परमानेंट इलाज नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशंस हैं। ठीक है, एक्सरसाइज कर कर भी आप ऑक्यूपेशनल हैजार्ड को खत्म नहीं कर सकते। आपको स्मोकिंग जैसी चीज ऑक्यूपेशन में होती ही नहीं है, हेल्दी डाइट से भी आप रेस्पिरेटरी डिजीज खत्म नहीं कर सकते। इसका आंसर है 2, वियरिंग द प्रोटेक्टिव मास्क। प्रोटेक्टिव मास्क पहनने हैं उस पर्सन को जिसके ऑक्यूपेशन में धूल मिट्टी, फाइबर्स या एस्बेस्टॉस की मात्रा ज्यादा आ जाती है। ठीक है, क्योंकि ऐसे पर्सन के फेफड़ों के अंदर यानी लंग के अंदर ये सस्पेंडेड पार्टिकल जमा हो जाते हैं और फिर कभी बाहर नहीं निकलते, जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इसको रोकने का एक ही तरीका है जो हाईली पोल्यूटेड सिटीज में भी लोग करते हैं, वो है मास्क पहनना। ठीक है, तो वेयरिंग प्रोटेक्टिव मास्क इज द आंसर। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज से ही हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जूलॉजी के सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था, कोई हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो अब दीजिए इजाजत। थैंक यू, हैव अ गुड डे।